सांसद ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ओवैसी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत मैं करने जा रहा हूं सर, आपके छोटे जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो आपके भाई हैं, उन्होंने एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र किया है। वो महाराष्ट्र में थे, एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये 15 मिनट मुझसे छूटता नहीं, क्या 15 तारीख को आप 15 मिनट का वक्त निकालेंगे हमारे लिए? तो आप लोगों की वजह से है, आप मीडिया वाले बार बार 15 मिनट का इशू बनाते हैं। अगर 15 तारीख को पोलिंग हो रही है तो इसमें क्या आपने तारीख तय किया या हमने तय किया? तो अब जब मीडिया गैर जरूरी के इसको इशू बनाता है तो हम क्या खामोश बैठेंगे? उसको रिपोर्ट करते हैं। तो उसको उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। 15 तारीख को पोलिंग हो रही है और मीडिया इशू बनाता है, तो अब मीडिया पे शिकायत होती है मीडिया को, तो उससे अब उसका जवाब मैं क्या दे पाऊंगा, बोलिए। जब आपके भाई साहब ने ये इस बात का जिक्र किया कि ये 15 मिनट मुझसे छूटता नहीं, वहां पर तो कोई मीडिया था नहीं, वहां पर तो वो भाषण दे रहे थे। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जी। आप देखिए, आप लोग पूरी पिक्चर दिखाइए, पूरा बैकग्राउंड बताइए। मीडिया के लोग उनसे वही सवाल करते हैं 15 मिनट का। चाहे आप ही के, हमारे मीडिया के दोस्त से, वो आदमी बंबई से निकल कर प्लेन से उतरता है, एयरपोर्ट पे पहुंचता है, फिर वही सवाल हो जाता है। हम्म। तो फिर इसका क्या करेंगे? इसका तो इलाज मेरे पास नहीं, इसका तो इलाज आपके पास होना चाहिए। वसी साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक है आपको, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रही है। 56 से 125 आप पहुंचे, बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है, इस बात का इम्कान और एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। इस जीत पर आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, हम शुक्रगुजार हैं रब्बे कायनात के, और शुक्रगुजार हैं अवाम के, उन्होंने हम पर भरोसा किया, हम पे एतमाद किया, और हमारे इतनी बड़ी तादाद में और उम्मीदवारों को कामयाब किया। हमको बाज़ जगह पर हमारे उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए, उसकी भी हमको तकलीफ है। मिसाल के तौर पर अहमदनगर में हमारे भाई समद खां कामयाब नहीं हुए, नांदेड़ में कई बड़े हमारे जिम्मेदार उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए। तो ये जाहिर है हमारी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी होगी, हम उसको दूर करेंगे। मगर क्रेडिट जाता है हमारे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, और ऐसे कई सैकड़ों हमारे अरकान हैं। उन सब ने बड़ी जुस्तजू और मेहनत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और फिर औरंगाबाद में हमारे 34 कॉरपोरेटर जीत कर आए, तो उनका भी शुक्रिया। नासिर सिद्दीकी का, शेख अहमद का, यासिर का, हमारे फैजान का, असद चाउश का, ये सब बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, वहाँ के बड़े लोग सब आए और सबने मेहनत की। महिलाओं ने बड़ी तादाद में हमको वोट दिया, उनका भी शुक्रिया। बहुत चला महाराष्ट्र में कि आप बीजेपी के साथ अलायंस होने वाला है, क्या कुछ नेताओं की गुफ्तगू का भी जिक्र हुआ है? मीडिया भी इन खबरों को चला रहा है। मैं चाहता हूं, चूंकि आप इंडिया न्यूज पर हैं, मैं चाहता हूं आप इसको क्लैरिफाई करें। क्या बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है क्या महाराष्ट्र में? इंडिया एनडीए में जितने पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो, या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, किसी से भी कहीं पर भी कोई अलायंस नहीं होगा। नहीं होगा। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। आकोट में हमारे 5 कॉरपोरेटर्स ने एक गठ बनाया था जिसमें बीजेपी शामिल थी। हमने उनसे बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी उसमें रहेगी। हमारी पार्टी ने उनसे कहा कि आप अपने लोकल म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखकर दीजिए कि आप उस गठ से बाहर आ रहे हैं। और फिर मैं जो अमरावती अकोला में जब था तो वहां पर ये लोग मुझसे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि आप पार्टी के कोई पॉलिसी मैटर पर फैसला नहीं करेंगे जब तक आप यूसुफ पुंजानी साहब और इम्तियाज जलील साहब से बात नहीं करते। उन्होंने उसके बावजूद भी मुझे वादा किया। उन्होंने बीजेपी के एक नेता के बेटे के लिए कॉप्शन के मेंबर की सपोर्ट की। तो इम्तियाज जलील साहब ने 13 तारीख के दिन एक जनसभा में खड़े होकर मेरी मौजूदगी में यह फैसला लेकर कहा कि हम उन 5 अकोट के एमआईएम के जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर थे उनको पार्टी से हम बर्खास्त करते हैं। हमारी पार्टी का फैसला वाज़ेह है, चाहे बीजेपी हो, एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो, या अजित पवार के एनसीपी हो, उनसे कोई अलायंस नहीं होगा। अगर कोई अलायंस करता है तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी।
वैसे साहब एक सवाल ये भी था, वोट चोरी का फैक्टर बहुत कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी रेस करते रहे। क्या बीएमसी चुनाव में आपको ये चीज देखने को मिली, वोट चोरी या किसी तरह की अनियमितता? वो शाही वाला इंसिडेंट छोड़ देगा, रिंक वाला, उसके अलावा आपको लगा क्या कि वोट चोरी का कुछ मसला दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कोई जनता ने शायद नहीं थी। अगर होती तो टीवी चैनल्स पर उसको जरूर दिखाया जाता है। लोग टीवी चैनल नहीं भी दिखाए तो सोशल मीडिया पर लोग जाकर बोलते कि इस पर्टिकुलर बूथ में, इस पर्टिकुलर प्रभाग में बड़ी तादाद में वोट काटे गए। हाँ, कहीं पर किसी के नाम नहीं आए, वो तो शिकायत थी, मगर बड़ी तादाद में नाम काटे गए और तो वो तो शिकायत हमको नहीं मिली। एक और मसला था वैसे साहब कि ईवीएम की टैंपरिंग को लेकर बहुत इशू रहता है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लगता है कि ईवीएम में टैंपरिंग नहीं हो सकती है, ये आप मानते हैं? देखिए, मैं तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूं, और जिसको उस बारे में एक्सपर्टीज होगा जी। वो अगर उसको प्रूफ कर देंगे मैं मानने को तैयार हूं। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने देश की जनता के दिमाग में एक कम्युनलिज्म का और मुसलमानों पर शक का जो चिप डाला है, उसको कैसे निकाला जाना चाहिए, उस पर गौर करके काम करने की जरूरत है। एक चीज और वैसे साहब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में देखने को मिली, बीजेपी पर अमूमन इस तरह का आरोप लगता रहा कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि बुरके वाली मेयर होनी चाहिए। बुरके वाली मेयर का जिक्र बार बार चुनावों के दौरान आया है, तो ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि आप भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2 साल से बात कह रहा हूं कि एक हिजाब पहनने वाली लड़की इंशाअल्लाह भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है। तो इससे कैसे आप बोल रहे हैं कि फिरका परस्ती या कम्युनलिज्म बढ़ेगा? क्या हमारा संविधान पाकिस्तान की तरह संविधान है जो कहता है कि आपको एक समुदाय से होना पड़ेगा तभी आप प्रधानमंत्री या वजीर आजम और राष्ट्रपति या सदर जमहूरिया या प्रेसिडेंट बनेंगे? वो तो नहीं है ना। जिन्होंने संविधान बनाया, खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो उन्होंने इस बात को रखा नहीं। जी। एरिया क्या है, एज का होता है मामला, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेंटली फिट हो, अनसाउंड ना हो, मेंटली अनसाउंड ना हो। तो चाहे विधानसभा के लिए एज एक है, काउंसिल के लिए एक एज है, राज्यसभा के लिए एक एज है, तो उसको देखा जाता है। तो इसमें बुरी बात क्या है? इससे तो हमारे भारत की लोकशाही मजबूत होगी, पूरे विश्व में भारत का नाम होगा कि एक मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मगर ये होना चाहिए। तो मैंने ये बात कही है, इसमें गलत बात क्या है? इसको आप मजहब के चश्मे से क्यों देख रहे हैं इस बात को? संविधान जब इजाजत देता है तो बन सकते हैं ना, नहीं बन सकता, नहीं बन लेकिन सकते यही तो बात बोलिए अगर वैसे कैसे? साहब बीजेपी करती है कि भगवा और सैफरॉन की बात होती है, तो ये बात आप लोग ही कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि भाई आप पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट आप कराना चाहते हैं। जब भी चुनाव होता है आप यही प्रोजेक्ट करते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोटिंग हो रही है, ये सैफरॉन वर्सेस और बाकी पार्टियां, अदर्स पार्टियां हैं। सर उसमें फर्क है ना। आप समुदाय की सुप्रीमेसी के ऊपर आप वोट मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का होगा वही सच्चा भारत से मोहब्बत करने वाला होगा। तो वो तो खुली डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म की बात हो रही है, आप सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं और खुला डिस्क्रिमिनेशन उसमें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या संविधान इस बात को कहता है कि कोई समुदाय का नहीं बन सकता? क्या मुझे बताओ, कहां लिखा हुआ है? बताओ, बता दीजिए आप। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं पॉइंट, वो बीजेपी करती है। बीजेपी बोलती है कि नहीं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का मानने वाला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो देश के संविधान का मानने वाला है, जो भारत के तिरंगे को मानता है और उस तिरंगे को देखकर उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो बन सकता है, तो बुरी बात क्या है इसमें? तो अजीज साहब ये अपने अपने चश्मे से देखने का मसला मुझे लगता है। क्या बीएमसी चुनाव में क्या नफरत वाला फैक्टर आपको दिखा हुआ? साहब बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी की ओर से ये प्रोजेक्ट किया गया नफरती फैक्टर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये चीजें क्या आपको देखने को मिली क्या बीएमसी चुनाव में?
देखिए, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है संविधान को पढ़ने के लिए। अगर आपकी आईसाइट अच्छी है तो संविधान को पढ़ लीजिए। आईसाइट कमजोर है तो चश्मा लगा के पढ़िए, समय पढ़ता हूं। तो कहाँ लिखा है संविधान में? हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही बन सकता है, वो संविधान के खिलाफ है, राइट। वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। वो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। वैसे तो एक सवाल ये भी था, एनसीपी, कांग्रेस और एसपी जैसी जो पार्टियां काफी वक्त से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव हैं, आपकी परफॉर्मेंस उनसे ज्यादा बेहतर रही है। ये मैसेज कहां जा रहा है ओवैसी साहब? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी पार्टी मजबूत हो रही है तो सो कॉल जो सेफोलॉजिस्ट हैं, सो कॉल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत हो रही है तो ये एक गुड सिग्नल नहीं है। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी मजबूत होती है तो गुड सिग्नल हो जाता है, ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत हो रही है तो वाई इट्स नॉट अ गुड सिग्नल? इस नैरेटिव पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, अगर ये सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट हैं, ये सब सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट हैं, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप जनता के फैसले को इज्जत की निगाहों से क्यों नहीं देखते? जनता ने वोट दिया है। आप ये बोलिए कि हम इसको पसंद नहीं करते, इनकी कामयाबी हो रही है, ठीक है, मगर आप ये बोल रहे हैं कि ये कहां पे जा रहा है, किधर जा रहा है? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि भारत के संविधान के जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन में भी होनी चाहिए। इक्वालिटी किस में होगी? ताकतवरों में होगी या कमजोरों को इक्वालिटी दिया जाएगा? अगर मैं भारत के संविधान बनाने वालों का जो ख्वाब था कि हमारा लोकशाही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगा, अगर उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये बताता है कि वो एक फ्यूडल सोच रखते हैं और वो इस बात से उनको बड़ी तकलीफ और बेचैनी हो रही है कि उनका जो चौधराहट थी वो डिस्टर्ब हो रहा है। और तीसरी बात ये बताता है उनके इग्नोरेंस, और उनका कोई जनता से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से ही मैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हासिल कर सकता हूं, तो मैं बराबर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो आज इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इन्होंने भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज को, जो एक छोटी मोटी आबादी नहीं है, 17 करोड़ 18 करोड़ है, उनको आपने हर मैदान में पीछे करके रख दिया। और भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास, चाहे वो हिंदू समाज के कास्ट हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जब तक उनका नेता नहीं होगा, इख्तिदार के जो दरवाजों के ताले आपके रिप्रेजेंटेशन के ताले की चाबी से खुलेंगे। वो ताला खुलेगा, वो चाबी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भारत की पार्लियामेंट में जितने ओबीसी समाज के एमपी हैं, वो अपर कास्ट समाज के बराबर हो चुके हैं। और भारत की पार्लियामेंट में अगर सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आ रहे हैं, तो ये आईना दिखाता है उन तमाम लोगों को जो सेकुलरिज्म और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। एक सवाल, आपके जवाब से एक सवाल निकल कर आया, ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, क्या माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ उन्होंने धोखा किया है? और एक कैप्टिव वोट बैंक वाली बात चलती है आजकल, एक नया डेफिनेशन आया है कि ये हमारा वोट बैंक है, ये तुम्हारा वोट बैंक है। आपको लगता है महाराष्ट्र में आपको नॉन मुस्लिम्स ने भी वोट किया है, और जो ये कैप्टिव बैंक वाली डेफिनेशन है, वोट बैंक वाली, मुझे लगता है ये कारगर नहीं है चुनावों में? और क्या सेक्युलर पार्टीज ने धोखा किया है माइनॉरिटीज के साथ? सिर्फ सेकुलर पार्टीज नहीं, बल्कि जो सत्ता में पार्टी है, एनडीए, बीजेपी, ये भी इसी तरह की राजनीति करते हैं। वो एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हो या बीजेपी, आरएसएस हो। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स सिर्फ जबानी खर्च के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप वाकई में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद भी 2014 के बाद इतने ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? जी, ओडिशा में बीजेपी को सत्ता मिली, सबसे ज्यादा मरने वाले मॉब लिंचिंग में मुसलमान हैं। बालासोर में तो पिछले 10 दिन में 2 मुसलमानों को मॉब लिंच कर दिया गया। तो ये हकीकत यही है। इंक्लूसिव की अगर आप बात करते तो सिर्फ जबानी खर्च है। आप इंक्लूसिव नहीं, आप एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज करती हैं और बीजेपी भी करती है। तो भारत के अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो मुसलमान हो या फिर दलित हो, ईसाई हो, ये कहां क्या करेंगे?
क्या आप इनको अलग कर देंगे? इनको मार्जिनलाइज तो किया जा रहा है, हर तरीके से टारगेट भी किया जा रहा है उनको। तो क्या ये हमारे देश के लिए ठीक है? क्या हमारी जमहूरियत के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। वैसे साहब, क्या देश की हालत पहले से बेहतर हुई है या हालत हाजरा और ख़राब हुआ है? माइनॉरिटीज़ के मसले का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। आपको लगता है क्या इसे सिर्फ एक मौका परस्ती का टूल समझ लिया गया, माइनॉरिटीज़ को प्लीज़ करने की कोशिश की जाती है, और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो उनके बारे में ना तो कोई बातचीत होती है, ना तो उनका जिक्र कहीं होता है? आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दे सकता हूं जी। कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनसे प्लीज सर कहा। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। चीन कह रहा है कि वो पाकिस्तान से जंग बंदी करवाया। जी। चौथा यह है कि ये देश की सरकार चीन से कह रही है कि आइए, बावजूद इसके कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में 80% हथियार पाकिस्तान को दिया और आपने सैटेलाइट इमेजेस दिए, आपने पाकिस्तान को J-10 चीन ने दिया, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है चीन से कि आइए इन्वेस्ट करिए। देश में यह माहौल है कि मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है। बीजेपी बड़ा बुलंदबांग दावे कर रही है कि हमने एक युवा को अपना अध्यक्ष बनाया, मगर देश की 40-60% आबादी युवाओं पर मुश्तमिल है जो आज उनको उनको उनकी मंजिल नहीं मालूम, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको स्किल नहीं दिया जाता। और चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। हम ऐसे 15 से 20 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोल नहीं कर सकते। ये देश का हाल है। और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मालेगांव में जो पावरलूम की इंडस्ट्री है, भिवंडी है, यहां पर पावरलूम की इंडस्ट्री में लाखों लोग नौकरी करते हैं, आज वो रोजगार से महरूम हो रहे हैं। ये हाल है देश का। अब ये आपके सुनने वाले ये तय कर लें कि देश किस राह पर जा रहा है और हम कहां पर पहुंच चुके हैं। चूंकि पाकिस्तान का जिक्र है ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से आपने बातें की, देश का पक्ष रखा और दुनिया को समझाया कि आखिर किस तरह से भारतीय सेना ने अपना दमखम, अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया, लेकिन विपक्ष ने इसके पीछे भी एक रीजन दिया कि आप थोड़ा बीजेपी को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं। आप पर यह भी तोहमत लगे कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो इल्जाम लगते रहेगा। मुझे यकीन है कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा और मुझे खबर में उतारा जाएगा तब भी बोलते रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा इसके बाद? मुझे कोई फिक्र नहीं है ना। देखिए, हम मुसलमान लोग बोलते हैं कि देखो, हम जो अमल दुनिया में करेंगे, तो क्या तुम मेरी खबर में आके जवाब दोगे या हशर के मैदान में तुम आओगे? तो जो लोग इस तरह का इल्जाम लगा रहे, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको बेचैनी है, उनको ये लग रहा है कि ओवैसी और MIM जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये उनका फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, तो देश के लिए सुप्रिया सुले गई थी, वो क्या बीजेपी से मिल ली? कनिमोझी गए थे DMK पार्टी के, क्या वो भी मोदी से मिल लिए? मनीष तिवारी कांग्रेस के चंडीगढ़ के MP हैं, क्या वो बीजेपी से मिल लिए क्या? हाँ, शशि थरूर गए, कई अपोजिशन पार्टीज के जो इंडिया अलायंस वो लोग गए। उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता? मुझसे क्यों किया जाता? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तो ये जो लोग बशमूल आपके जो सवाल कर रहे हैं, जाहिर है आपके दिमाग में एक कीड़ा है। अब उस कीड़े को निकालना, मेरे पास उसका कोई दवा नहीं है। ये सब जा रहे हैं, सवाल नहीं हो रहा। भाई, हम अगर गए थे तो हम देश के लिए गए थे, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए थे। हम देश बड़ा है, देश है तो मोदी है और ओवैसी है और सब है। तो जब पड़ोसी मुल्क के टेररिस्ट आकर हमारे भारत के नागरिकों को पहलगाम में सिर्फ इस बुनियाद पर उनके सर में गोली मार दी, उनके परिवार के सामने, कि वो हिंदू थे, तो उसका कंडेम करना चाहिए। बहैसियत एक भारत के नागरिक के, बहैसियत मुसलमान के, मैं कंडेम किया हूं और देश के लिए किया हूं और दोबारा करूंगा। तो ये देश से मोहब्बत के मजाहरे तो करना पड़ेगा ना। इसको सियासी ऐनक से क्यों देखा जा रहा है? टेररिज्म अगर हुआ है, यकीनन उसकी जिम्मेदारी नहीं रोकने की तो बीजेपी आती है, मगर जब हुआ है और जब मालूम हो चुका है कि पड़ोस से आए थे, तो हम तो देश के लिए गए और फिर बोलेंगे देश के लिए। तो देश हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है।
वैसे साहब, वक्फ को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज आपको सरकार करती रहती है कि आप सरकार के जो मायने, मतलब जो कानून है, उससे अलहदा चीज़ें आप नैरेट कर रहे हैं लोगों को, और जिस तरह से आप मुखर को राय वक्फ के नए एक्ट पर, उस पर मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लैरिटी आप दीजिए। हाँ, तो सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ थोड़ी है। अब आप देखिए, अभी एक ही मिनट में आप दो चीजें बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप बोले बीजेपी से मैं नरम पड़ गया, फिर आप बोल रहे हैं कि वक्फ में बीजेपी लॉ बनाई तो मैं उसके खिलाफ जा रहा हूं। तो पहले आप तय कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है। तो हम सरकार के बनाए हुए कानून को संविधान के खिलाफ समझते हैं। वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और 26 का ये ग्रेव वायलेशन है। वक्फ के कानून को समझने के लिए, देश को समझने के लिए इतना ही समझना काफी है कि हिंदू धर्म के जो बोर्ड है, सिख धर्म के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसका मेंबर सिर्फ सिख और हिंदू धर्म के बोर्ड का मेंबर हिंदू हो सकता है, बौद्ध धर्म के मेंबर बौद्ध हो सकते हैं। तो मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड में कैसा कोई गैर मुस्लिम रहेगा बताइए। और आप ऐसा कैसा, मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, वो हिंदू देता है किसी देवी देवता के नाम पर, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा बताइए। उसमें गवर्नमेंट कैसा तय करेगी। आप कौन होते, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी पर अगर कोई उस पर इलीगल इंक्रोच करता है, तो लिमिटेशन एक्ट आप यहां पर लगा रहे हैं, यानी जो कब्जा करके बैठा है वो मालिक हो जाएगा। ये कैसे होगा बताइए आप। आपने कानून इसलिए बनाया क्योंकि मुंबई में जो इस भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी जो यतीम खाने बनाई गई, उसको मालिक बनाने के लिए आपने कानून बना दिया। तो ये तो हर चीज का वायलेशन है। आप तो वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाए हैं। आप मस्जिदों को छीनना चाहेंगे, दरगाहों को छीनना चाहेंगे। अगर कोई मस्जिद, दरगाह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका मालिक वक्फ बोर्ड होता है। आपने एएसआई को उसका मालिक बना दिया। क्यों बनाया? ताकि कल आप मस्जिद को बंद कर देंगे, दरगाह को बंद कर देंगे, खानकाहों को बंद कर देंगे। तो ये कानून आपने बनाया, इसको वक्फ बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार ने इस तरह का कानून बनाया। थोड़ा पीछे लग सकता हूँ वैसे साहब, आपको बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में आप इंडिया गठबंधन के साथ अलाई करने के लिए आपने वहां पर बाकायदा, मुझे जाना है सर, मुझे जाना है, खत्म जल्दी खत्म। बस आखिरी सवाल, ठीक है, एक दो सवाल और बचे हैं। अब बिहार चलते हैं सर। वहां पर आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया इंडिया अलायंस के साथ और गठबंधन के लिए तैयार हुए, लेकिन वहां पर उन्होंने वैल्यू नहीं की कि आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन आपको लीडर मुसलमानों का नहीं चाहिए। तो बिहार में इंडिया गठबंधन से गलती हो गई? नहीं, वो देखिए हमारे 4 विधायक उन्होंने तोड़ा था। हाँ। तोड़ने के बावजूद भी वहां की जनता ने हम पर एतमाद किया, अपने भरोसे का और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हाँ। आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ा, उसमें से आपने 3 को टिकट नहीं दिया। हाँ। एक हाजी साहब जो कोचादामन के हमारे एमएलए थे, मैं हाजी साहब के घर पे गया, उनको गले से लगाया और मैं उनको सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे कोचादामन के एक्स एमएलए ने, उन्होंने, उनके परिवार के दोनों बेटे ने, खासतौर से गुड्डू बाबू ने, सबने बड़ी मेहनत की, हम जीत गए। अख्तर अली ईमान साहब की लीडरशिप में आदिल हसन सिर्फ 350 वोट से 80,000 वोट लेने के बाद भी नहीं जीत पाए। आखिरी दो सवाल जी, आखिरी दो सवाल है। ए आर रहमान ने कहा कि मुसलमान होने के नाते उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है और वो इस वक्त बेरोजगार हैं। ये इस तरह के नैरेटिव, क्योंकि इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है, खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत कमाई, खूब इज्जत कमाई, अचानक से ऐसा क्या होगा कि मुसलमान होने के नाते अब उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं उसी साहब? भाई देखिए, ए.आर. रहमान की जिंदगी की जर्नी यह है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ए.आर. रहमान की जर्नी यह है, मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, एक जवानी में मैं सुनता था, अब नहीं सुनता हूँ, मगर ए.आर. रहमान को तो भारत का नागरिक है, उसने इंटरनेशनल में क्या क्या उसने इनामात नहीं जीते, एजाजात से उसको नवाजा नहीं गया, क्या ऑस्कर भी दिया गया, ऐसा कुछ सुना है मैं। अगर ए.आर. रहमान तो मेरे ख्याल से जीनियस है, और जीनियस है वो, उसके पास नहीं जाएंगे तो मत जाइए, आपको बकवास किस्म का काम मिलेगा। और ए.आर. रहमान को क्या संविधान उसके लिए नहीं आता यार? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है ए.आर. रहमान को? अगर वो बोल रहा है तो देश के खिलाफ कहां बोल रहा है वो? सर एक आखिरी सवाल, ठीक है, उसे एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब, एक आखिरी सवाल। आप शर्जिल इमाम के पक्ष में बात करते हैं, आप ये बातें कर रहे हैं, आखिर हिंदू आपको वोट क्यों करेगा ओवैसी साहब, बताइए, हिंदू क्यों वोट करेगा? ए.आर. रहमान को सुन तो लीजिए। ए.आर. रहमान देश के खिलाफ कहां बात कर रहा है जी? ए.आर. रहमान उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके जहनों में फिरका परस्ती और कम्युनिज्म भरा हुआ है। और जहां तक आप
शर्जील इमाम का और उमर खालिद का बात कर रहे हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक दो फैसले आए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गड्डी चोरली में एक साहब ने आईईडी ब्लास्ट का इल्जाम है, 19 महाराष्ट्र के पुलिस वाले मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और जस्टिस बागची ने उनको इंटरिम बेल दी। दूसरा, एमटेक का चेयरमैन पीएमएलए उन पर लगाया गया था। जस्टिस संजय कुमार साहब और एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आर्टिकल 21 है, कब तक चलेगा, उन्होंने बेल दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 डिफरेंट बेंचेस अलग-अलग फैसला दे रहे हैं। 5.5 साल अगर जेल में रहने के बावजूद भी ट्रायल नहीं चलता है तो फिर हम किसको बोलें? और ये जो कानून यूएपीए का बनाया गया, ये कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम ने बनाया था। सेक्शन 15A डेफिनेशन टेररिज्म का था, एनी अदर वे। उस वक्त मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उसकी मुखालिफत किया। 2019 में अमित शाह कानून लाए, कांग्रेस पार्टी और दोनों ने सपोर्ट किया। इसी कानून की वजह से एक 85 साल का स्टैन स्वामी, जो अपने हाथ से पानी पकड़, गिलास नहीं पकड़ सकता था, स्ट्रॉ नहीं मिला, मर गया जेल में। तो ये किसको बोलेंगे हम? यही तो हमारी शिकायत है जी। ठीक है ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप ओवैसी साहब को सुन रहे थे, हैदराबाद से सांसद हैं, एएम के चीफ हैं, और बीएमसी चुनाव में जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ऑप्शन बीजेपी के सामने खड़ा हो रहा है। पुनीता के पास वापस चलते हैं। बहुत शुक्रिया अमित। और